ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। जम्मू कश्मीर के आर्मी जनरल जोरावर सिंह 4000 सिपाहियों को लेकर पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कई दिनों तक उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद डोगरा आर्मी के ये जवान शंकु पहुंचे। शंकु कारगिल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां इनका सामना लद्दाख के 5000 सिपाहियों से होता है। लद्दाख के ये सिपाही बेहद खतरनाक थे और इनमें पहाड़ों पर लड़ने का हुनर भी था। बावजूद इसके जोरावर सिंह की डोगरा आर्मी लद्दाखी आर्मी पर टूट पड़ती है। दोनों में भयानक जंग होती है और लद्दाख हार जाता है। लद्दाख पर उस वक्त नामग्याल राजाओं का राज था, जो तिब्बत से आए थे और पिछले 400 सालों से लद्दाख की सत्ता संभाले बैठे थे। लेकिन जोरावर सिंह ने एक ही झटके में इन्हें खदेड़ कर रख दिया। 16 अगस्त 1834 को हुई इस जंग में डोगरा आर्मी जीत जाती है और इस जीत से खुश होकर जोरावर सिंह आगे बढ़ते जाते हैं। 1840 आते आते उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे लद्दाख को जीतकर कश्मीर में मिला दिया और आने वाले 180 सालों तक लद्दाख कश्मीर से जुड़ा रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लद्दाख की किस्मत को बदल कर रख दिया। 5 अगस्त 2019 भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए देश को बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव हो। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस फैसले का लद्दाख ने खुले दिल से स्वागत किया। लद्दाख के लोगों का कहना था कि उनका कल्चर, लैंग्वेज और रहन सहन कश्मीरियों से बिल्कुल अलग है। ऊपर से कश्मीर की सरकारों ने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। कश्मीर से अलग होकर लद्दाख के लोगों ने खूब जश्न मनाया। लेकिन आज यही लोग कड़कड़ाते ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस विद्रोह को लीड कर रहे हैं और इसका मेन फेस बन गए हैं सोनम वांगचुक। सोनम वही सोशल वर्कर है जिन्होंने देश की आर्मी के लिए न जाने कितने इनोवेशन किए हैं। उन्हीं पर 3 इडियट्स फिल्म भी बनी है। सोनम पिछले 2 सालों में कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं और इस साल भी -18 डिग्री में उन्होंने अनशन किया। लेकिन सवाल आता है, क्यों? क्या डिमांड है लद्दाख के लोगों की और क्यों उन्होंने कश्मीर को कभी अपना नहीं माना? दोस्तों, लद्दाख की धरती को मूनलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन चांद के सरफेस से मिलती जुलती है। यहाँ के रंग बदलते पहाड़ों पर खतरनाक ड्राई आइस गिरती है। वहीं ऊंचाइयों पर अल्ट्रावायलेट रेज इतनी ज्यादा है कि स्किन बर्न भी कर सकती है। फिर भी चीन और दुनिया की नजर लद्दाख पर ही क्यों रहती है? लद्दाख से जुड़े ऐसे हजारों रहस्यों का जवाब छिपा है इतिहास की कहानियों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा लद्दाख की हसीन वादियों में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर ट्रांस हिमालयन रेंज में बसा है भारत का इकलौता कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख के पहाड़ साल में 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन यहाँ गिरने वाली बर्फ दूसरे इलाकों की स्नोफॉल से बिल्कुल अलग होती है। ये होती है ड्राई आइस, जिसका टेम्परेचर -80 डिग्री तक होता है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इसे छूते ही स्किन सेल्स मरने लगती है और फ्रोस्ट बाइट का खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि गर्मियों के मौसम में यही बर्फ पिघलकर छोटी छोटी नदियां बनाती है, जिनके किनारे बसी वैलीज में लद्दाख के लोग रहते हैं। रिवर यानी कि नदी और वैली यानी कि घाटी। नदी किनारे घाटियों में बसे होने के कारण यहाँ के गाँव के नाम के पीछे रिवर वैली लगाया जाता था, जैसे कलवान रिवर वैली, शोक रिवर वैली। गाँव के लोग इन रिवर वैलीज के किनारे खेती करते हैं। वहीं शहरों में बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स बन गए हैं जहां टूरिस्ट घूमने आते हैं। आज लद्दाख के शहरों में लोकल मार्केट लगता है और छोटा मोटा ट्रेड होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लद्दाख भारत के सबसे बड़े ट्रेड हब्स में से एक हुआ करता था। चाइना और तिब्बत के ट्रेडर्स लद्दाख के जरिए सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करने जाते थे। सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे लद्दाख के ईस्ट में तिब्बत, वेस्ट में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ में गिलगित बाल्टिस्तान, साउथ में हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में चाइना था। चाइना से निकलने वाला सिल्क रूट तिब्बत और लद्दाख से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था, क्योंकि लद्दाख इस सिल्क रूट के चौराहे पर था। इसीलिए इसे सेंट्रल एशिया का गेटवे भी कहते थे। इतिहास बताता है कि उस दौर में यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स
ऊंट, घोड़े और खच्चरों पर रेशम और कालीन लेकर आते और हिंदुस्तान के रंग और मसाले यहाँ से ले जाते थे। पश्मीना शॉल के लिए रॉ मटेरियल भी पहले तिब्बत से लद्दाख आता था। उस दौर में तिब्बत के लोग याक पर ऊन लादकर लेह तक ले जाते और यहाँ से इसे कश्मीर भेजा जाता। इस तरह लद्दाख पश्मीना ट्रेड का भी मेन हब था। लद्दाख की कहानी शुरू होती है 1500 साल पहले से। उस दौर में लद्दाख तिब्बत का हिस्सा था। तिब्बत के राजा काफी पावरफुल हुआ करते थे। लासा उनकी राजधानी थी और उनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया तक फैला था। लेकिन 9th सेंचुरी आते आते तिब्बत में सियासी उठापटक शुरू हो गई। हुआ यूं कि सन 842 में किंग लांगदरमा का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद तिब्बत कमजोर होने लगा। अगले 200 सालों तक तिब्बत छोटे छोटे किंगडम्स में बिखरता गया, जिनमें से सन 950 में बना मर्यूल किंगडम। इसे तिब्बत रॉयल फैमिली के ही कुछ लोगों ने बसाया था, इसीलिए यहाँ के लोगों का कल्चर और लैंग्वेज तिब्बत के लोगों से मिलती जुलती थी और करीब 1000 सालों तक लद्दाख पर तिब्बत का असर रहा। इतिहास बताता है कि मर्यूल के कमजोर होने के बाद तिब्बत पर एक और डायनेस्टी का रूल हुआ और ये थे नामग्याल। साल 1460 में नामग्याल किंग्स मर्यूल को जीत लेते हैं। हालांकि तब तक मर्यूल किंगडम तिब्बत वाले अपने हिस्से को खो चुका था। राज करने के लिए नामग्याल किंग्स को सिर्फ ट्रांस हिमालयन एरिया मिलता है, जिसे नाम दिया गया लद्दाख। लद्दाख ला और दख से मिलकर बना है। ला यानी कि पहाड़ी दर्रा और दख यानी कि देश। लद्दाख तक आने के लिए बड़े बड़े पहाड़ी दर्रों को क्रॉस करना पड़ता था, इसीलिए इसे पहाड़ी दर्रों का देश या द लैंड ऑफ द हाई पासेस कहा जाता था। नामग्याल किंग्स ने लद्दाख को फिर से यूनाइट किया और बहुत ही ताकतवर आर्मी भी बनाई। लेह में उन्होंने 9 मंजिल का एक शानदार पैलेस बनवाया ताकि शहर के हर कोने पर नजर रखी जा सके। इधर 16वीं सदी में भारत पर मुगलों का राज हो गया। इतिहास बताता है कि साल 1586 में कश्मीर को जीतकर अकबर लद्दाख के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन नामग्याल किंग्स ने उससे लड़ने की बजाय दोस्ती कर ली। अकबर भी जानता था कि इतने खतरनाक इलाके में मुगल आर्मी का जीतना आसान नहीं है और अगर जीत भी गए तो वो लंबे वक्त तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए उसने लद्दाख पर हमला नहीं किया। इतिहास बताता है कि लद्दाख को आजाद रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यह मुगल एम्पायर और तिब्बत के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। इसीलिए 1679 में जब तिब्बत की आर्मी ने लद्दाख पर हमला किया, तब मुगलों ने लद्दाख का साथ दिया और तिब्बत को खदेड़ दिया। इस तरह 400 सालों तक नामग्याल किंग्स लद्दाख पर रूल करते रहे, लेकिन 19वीं सदी आते आते कहानी बदलने लगी। हुआ यूं कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर बिखरता गया और सिख एम्पायर मजबूत होता गया। साल 1819 में सिखों के सबसे शक्तिशाली राजा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीत लिया। गुलाब सिंह जाम्वाल को उन्होंने कश्मीर का राजा क्यों बनाया, इसकी डिटेल स्टोरी हमने अलग से बनाई है। और गुलाब सिंह के आर्मी जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख को कैसे फतेह किया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लद्दाख जीतने के बाद जोरावर सिंह रुके नहीं, बल्कि मई 1841 में उन्होंने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत को जीतते हुए डोगरा आर्मी माउंट कैलाश और मानसरोवर तक पहुंच गई, लेकिन मानसरोवर में उनका सामना हुआ चाइनीज आर्मी से। चाइना की चिंग डायनेस्टी बरसों पहले तिब्बत पर कब्जा कर चुकी थी, इसीलिए जब जोरावर सिंह ने तिब्बत पर हमला किया तो उन्हें रोकने के लिए लासा से आर्मी भेजी गई। इस आर्मी ने भयानक बर्फबारी में फंसी डोगरा आर्मी पर हमला कर दिया, जिससे जोरावर सिंह और उनके साथी मारे गए। इसके बाद तिब्बत की आर्मी अपने खोए हुए इलाकों को रिकैप्चर करती करती लेह तक जा पहुंची, जहां इनका सामना डोगरा आर्मी की एक दूसरी यूनिट से हुआ। इनसे जंग में तिब्बत की आर्मी हार जाती है, जिसके बाद 1842 में दोनों सेनाओं में एक संधि होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ चुसूल कहा जाता है। इस संधि में यह तय हुआ कि डोगरा आर्मी तिब्बत पर दोबारा अटैक नहीं करेगी। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह वापस लौट जाएंगी और एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेगी। इस तरह तिब्बत अलग हो गया, लद्दाख कश्मीर का हिस्सा बन गया और 4 सालों तक ये सिख एम्पायर का हिस्सा ही रहा। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद सिख साम्राज्य बिखरने लगा। 1845 से लगातार हुए एंग्लो सिख वॉर में सिख हारते गए और अंग्रेजों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तब गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही सिक्कों में कश्मीर को अंग्रेजों से खरीद लिया और खुद यहाँ के राजा बन गए।
इतिहास बताता है कि उस दौर में रूस और ब्रिटेन के बीच ग्रेट गेम चल रहा था। दोनों ज्यादा से ज्यादा देशों को कंट्रोल करना चाहते थे। अंग्रेजों को ये डर था कि सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस तिब्बत तक ना पहुंच जाए, इसीलिए वो पहुंचे लद्दाख। 1850 में पहली बार फॉरेनर्स के कदम लद्दाख में पड़े जब अंग्रेज लेह पहुंचे। यहाँ कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना लद्दाख को तिब्बत और भारत के बीच एक बफर स्टेट की तरह सेटल किया जाए। लद्दाख को बफर स्टेट बनाने के लिए उन्होंने लद्दाख और तिब्बत के बीच बाउंड्री लेन बनाने की कोशिश की। इसके लिए अंग्रेजों ने कई जियोग्राफर लद्दाख भेजे, जिन्होंने 1865 में पहली बाउंड्री लेन जॉनसन लेन बनाई। इसे इंडिया आज भी फॉलो करता है, लेकिन चीन नहीं। 1873 में दूसरी और 1897 में उन्होंने तीसरी बाउंड्री लेन बनाई, जिसे मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं। इस लेन में अक्साई चीन का हिस्सा तिब्बत में दिखाया गया था, जिसे 1959 तक चीन ने तो माना, लेकिन भारत ने नहीं। इस तरह सालों की कोशिशों के बावजूद भी दोनों देशों में कोई क्लियर बाउंड्री लेन नहीं बन पाई और अंग्रेज इस मुद्दे को अनसुलझा ही छोड़ गए। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। उस वक्त लद्दाख और अक्साई चीन तक का पूरा इलाका भारत में आता था। वहीं 13वें दलाई लामा 1912 में ही तिब्बत को आजाद घोषित कर चुके थे, यानी कि लद्दाख का बॉर्डर चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगता था। तिब्बत और लद्दाख के इस बॉर्डर पर छोटी छोटी चेक पोस्ट बनी थी, जहां दोनों देशों के सैनिक घोड़े और खच्चरों पर बैठकर पेट्रोलिंग किया करते थे। लेकिन 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। तब 13वें दलाई लामा को जान बचाकर भारत आना पड़ा। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, जिससे चीन खफा हो गया और बदले में लद्दाख को तिब्बत का पार्ट बताकर उसने लद्दाख पर क्लेम करना शुरू कर दिया। 1956 में चीन ने शिनजियांग रीजन को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जो लद्दाख से होकर गुजरती थी, लेकिन भारत सरकार को इसकी भनक तब लगी जब 1959 में चीन ने मैप जारी किया। संसद में इस बात को लेकर बहुत हंगामा भी मचा। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि ये सड़क नॉर्थ ईस्ट लद्दाख में बनी है, जहां पर ना लोग रहते हैं ना ही घास उगती है। उनके स्टेटमेंट से दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत लद्दाख की परवाह नहीं करता और अपने स्टेटमेंट के लिए नेहरू को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। जिसके बाद 1961 में चीन के चाउ लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बॉर्डर इशू सुलझाने के लिए बातचीत भी की, लेकिन चीन ने धोखा देते हुए भारत पर हमला कर दिया और दोनों देशों में 1962 की जंग हुई। उस वक्त चीन ने लद्दाख के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 7 सितंबर 1962 को जंग खत्म होने के बाद उसने कुछ इलाकों से अपनी आर्मी हटाकर गलवान रिवर के पीछे तैनात कर दिया। चीन के बढ़ते खतरे को देख लद्दाख को सिक्योर करना बेहद जरूरी था, इसलिए उसी साल इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP की स्थापना की गई। ITBP के ये जवान आज भी लद्दाख की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। लद्दाख का क्लाइमेट काफी अलग है। यहाँ सिंधु नदी बहती है जो चीन से होते हुए पाकिस्तान जाती है। कहते हैं कि लद्दाख तब बना था जब धरती पर 2 ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, साउथ में गोंडवाना लैंड और नॉर्थ में यूरेशिया। इन दोनों के बीच एक समंदर था जिसका नाम था टेथस सी। उस वक्त भारत अफ्रीका का हिस्सा था, लेकिन करोड़ों सालों बाद जब धरती में उथल पुथल हुई तब इंडियन प्लेट खिसकते हुए ऊपर आई और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टक्कर में टेथस सी के काफी सारे पार्ट्स ऊपर नीचे हो गए, जिनसे हिमालयन समेत कई माउंटेन रेंज बने और इसी से बना लद्दाख। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लद्दाख का क्लाइमेट साउथ अमेरिका के चिली से काफी मिलता जुलता है। यहाँ की जमीन पर हॉट स्प्रिंग्स और कोल्ड स्प्रिंग्स दोनों हैं। लद्दाख की जमीन को देखकर मंगल की सतह का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं यहाँ के पहाड़ों में बेशुमार मिनरल्स छिपे हैं, इसीलिए चीन का इंटरेस्ट लद्दाख में बढ़ता गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लद्दाख के उबड़ खाबड़ रास्तों की बजाय चीन के बॉर्डर में तिब्बती पठार है जो सपाट है, इसीलिए यहाँ की सड़कें अच्छी हैं और चीनी आर्मी आसानी से लद्दाख पहुंच सकती है। लद्दाख में 150 किलोमीटर लंबी खारे पानी की झील पेंगोंग लेक है, जिसका ईस्टर्न पार्ट इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट चाइना में है। चीन इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि ITBP के जवानों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और इस काम में लद्दाख के लोग उनकी पूरी मदद करते हैं। कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ की खबर देना हो या हो 1962 का इंडो चाइना वॉर, लद्दाख के लोगों ने ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवरों ने भी हमेशा इंडियन आर्मी का साथ दिया है।
लद्दाख के पौने 17,000 फीट की ऊंचाई तक आर्मी का सामान ढोने, वहीं डबल हम्प कैमल भयानक ठंड में पेट्रोलिंग करने के काम आते हैं। आईटीबीपी के जवान भी यहाँ के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। ये गांव-गांव जाकर पशुओं और लोगों के लिए हेल्थ कैंप लगाते हैं। लद्दाख में एक छोटा सा गाँव है चूमर। हाइट पर होने के कारण इस गांव में अल्ट्रावायलेट रेज का असर काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए खुद नेचर ने यहाँ के लोगों को खास तरह का डीएनए दिया है ताकि वो यहाँ रह सके। चूमर गांव में सिर्फ 85 लोग रहते हैं, जिनके लिए भी आईटीबीपी के डॉक्टर्स स्पेशल कैंप लगाते हैं। चूमर के दूसरी तरफ चुशुल की पहाड़ियां और रेजांगला का मैदान है। रेजांगला में ही भारत के 124 जवानों ने चीन के 3000 सैनिकों को धूल चटाई थी। रेजांगला की कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। बस इतना जान लीजिए, लद्दाख के लोग इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के जवान लद्दाख के हमेशा काम आते हैं। इनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही सोमोरिरी लेक में बोटिंग और स्विमिंग दोनों बैन है। सोमोरिरी पैंगोंग लेक के साउथ में बनी एक बेहद खूबसूरत झील है, लेकिन लद्दाख के लोग इसे तिलिस्मी और चमत्कारी मानते हैं। इतिहास बताता है कि आजादी के बाद जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तब ये गुजरात के कच्छ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला था। आज भी यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में महज 3 लोग रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एरिया लद्दाख ही कवर करता था। लद्दाख के लोगों की हमेशा से शिकायत रही कि कश्मीर की सरकारों ने उनके नाम पर सबसे ज्यादा फंड लिया और उन्हें सबसे कम फायदा दिया। यही कारण था कि कश्मीर से अलग होकर ये लोग बेहद खुश थे। पर सवाल ये आता है कि अब ये क्यों खफा हैं? ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। हुआ यूं था कि 2019 में जब लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग करके यूटी बनाया गया, तब लद्दाख के लोगों को लगा कि अब उन्हें अपना स्टेटहुड जरूर मिलेगा। लेकिन स्टेट बनना तो दूर की बात है, उन्हें तो अपनी विधानसभा तक नहीं मिली। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश 2 तरह के होते हैं, एक जिनमें विधानसभा होती है और दूसरा जिनमें विधानसभा नहीं होती। अब जिस यूटी में विधानसभा होती है, वहाँ के लोगों को वोट देकर अपनी सरकार चुनने का हक होता है, जैसे कि दिल्ली। वहीं दूसरे टाइप की यूटी जहाँ विधानसभा नहीं होती, वहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही राज चलता है, जैसे कि लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी वगैरह। विधानसभा ना मिलने से लद्दाख के लोग खुद को पॉलिटिकली सस्पेंडेड समझने लगे और यहीं से उनका विरोध शुरू हो गया। पहले तो उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो ये सड़कों पर उतर आए। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लेह के लोगों ने मिलकर लेह एपेक्स बॉडी ABL और कारगिल के लोगों ने मिलकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA बनाया। इन्होंने सरकार के आगे कुछ डिमांड्स रखी। इनका कहना था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल को यहाँ लागू किया जाए। लद्दाख में अभी एक ही लोकसभा सीट है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने मांग की कि इन्हें 2 लोकसभा सीटें दी जाए, एक लेह में और एक कारगिल में। साथ ही यहाँ के युवाओं को नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। दरअसल लद्दाख के लोग अपने अधिकारों के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहते हैं, ताकि बाहर से लोग आकर इनकी जमीन पर कब्जा ना कर लें और उनके कल्चर को खत्म ना कर दें। इसीलिए वो 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। किसी भी स्टेट में रहने वाली जनजातियों की पहचान खो न जाए, इसलिए 6th शेड्यूल स्टेट के उन एरिया को स्पेशल राइट्स देता है। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जहां जहां पर 6th शेड्यूल लागू है, वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि ADC बनाई गई है, जो लोगों के रीति रिवाज के हिसाब से कानून बनाती है। तभी तो यहाँ पर घरों में कंकाल रखने और पेड़ों पर खोपड़ियां लटकाने पर भी सजा नहीं होती, क्योंकि ये उनके कल्चर का पार्ट है। ADC के पास लैंड रेवेन्यू और कुछ दूसरे टैक्स इकट्ठा करने का भी अधिकार होता है। लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें भी ये अधिकार मिले। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लद्दाख के लोगों ने कई आंदोलन किए, जिनका फेस बने सोनम वांगचुक। उनके कारण लद्दाख को देश भर से सपोर्ट मिला और सरकार बात करने को तैयार हुई। अब तक लद्दाख के लीडर्स और होम मिनिस्ट्री के बीच कई राउंड मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। 4 मार्च को हुई मीटिंग के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू करने की बात कही है, लेकिन लद्दाख के लोग इसके लिए राजी नहीं हैं। अब वो क्यों? ये जानने के लिए आर्टिकल 371 के बारे में जानना जरूरी है। आर्टिकल 371 में किसी भी स्टेट को स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं, जो उसके कल्चर और सोशल रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा,
मणिपुर और कर्नाटक में भी आर्टिकल 371 लागू है, लेकिन लद्दाख के लोगों का कहना है कि उन्हें फुल स्टेटहुड और 6th शेड्यूल ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 371 अस्थायी है और ये सिर्फ कल्चर और सोशल सिस्टम को ही कंजर्व करता है, जबकि 6th शेड्यूल स्थायी है और ये मिनी स्टेट का दर्जा देता है। इससे कानून बनाने, टैक्स वसूलने, कोर्ट और डेवलपमेंट का अधिकार भी लद्दाख के लोगों को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से 6th शेड्यूल लागू करने का वादा भी किया था, लेकिन अब सरकार पीछे हट रही है। लद्दाख को स्टेट ना बनाने के पीछे एक कारण ये भी दिया जा रहा है कि यहाँ की आबादी कम है। लद्दाख में सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं और सरकार कहती है कि इतनी कम आबादी में स्टेट नहीं बनाया जा सकता। इसके जवाब में लद्दाख के लोग कहते हैं कि जब सिक्किम को स्टेट बनाया गया था उस वक्त यहाँ की आबादी 2.5 लाख से भी कम थी, तो जब सिक्किम को स्टेटहुड मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। अपने अधिकारों के लिए लद्दाख के हजारों लोग भयानक ठंड की परवाह किए बिना सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं, -20 डिग्री टेम्परेचर में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया का कवरेज नहीं मिल रहा, इसलिए ये सोशल मीडिया पर देश से समर्थन मांग रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर नाम से इनका सोशल मीडिया पेज बना है, जिस पर सोनम वांगचुक बार बार देशवासियों से मदद की अपील कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं जी सकते और देखा जाए तो उनकी ये डिमांड गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों तक अनदेखी सहने के बावजूद इन्होंने देश का साथ दिया है। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है, बॉर्डर के पास भारत की जमीन पर लद्दाख के कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। तब चाइनीज आर्मी के लोगों ने इन्हें रोकना चाहा। इस पर चरवाहे चीनी सैनिकों से भिड़ गए और कहा कि वो भारत की जमीन पर खड़े हैं। लद्दाख के लीडर कोनचोक स्टिंजिन ने खुद इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि कैसे लद्दाख के लोग चीनी सेना का सामना करते हैं और उनके आगे भारत के पक्ष में डटकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, लद्दाख में भले ही 3 लाख लोग रहते हों, लेकिन ये लोग हमारे देश के लिए एक एसेट हैं। इनकी वजह से देश के बॉर्डर सिक्योर रहते हैं और इनकी इनोवेशन ने आर्मी की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। इसीलिए ये जरूरी है कि लद्दाख की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर लद्दाख में राजस्थान से कुछ ऊंटों को भेजा गया था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो वहां सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। लेकिन लद्दाख की सर्दी में राजस्थान के ये ऊंट 3 दिन से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाए। अब आप ये सोच सकते हैं कि लद्दाख के लोग इतनी भयानक ठंड में कैसे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इनकी डिमांड्स मान लें, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएं और लद्दाख में खुशियां फिर से लौट आएं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। आप अपने सजेशन हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।